अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आवाज आ रही है मेरी? शुरू करें? यस सर, स्टार्ट अंडरस्टूड। करें। पहले में जो पहला मॉड्यूल है वो हमारा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स टैक्स। ठीक है जी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स टैक्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अच्छा जी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ये दो टर्मिनोलॉजी टैक्सेशन में यूज होती है। सबसे पहले हम डायरेक्ट टैक्स को देख लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि वो टैक्स जो डायरेक्टली गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट कर लेती है। मिसाल के तौर पे जो आदमी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कराते हैं, और इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कराने उन टैक्स की रिटर्न के साथ जमा करा देते हैं वो। और आपका इनडायरेक्ट टैक्स जो है, इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली तो सेल्स टैक्स ही है। और सेल्स टैक्स के बाद जो है और दूसरी चीजें भी आती हैं, लेकिन मेन जो हम इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं वो सेल्स टैक्स के थ्रू देते हैं। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और फिर इसके मेरे पास कुछ पीडीएफ फाइल नोट्स हैं, वो मैं इंशाल्लाह ताला इसको अस्सलाम वालेकुम शेयर सर। आपकी कर दूंगा। ठीक है जी। इशू सबसे आ रहा पहले सर, जो वॉइस डायरेक्ट क्लियर टैक्स है नहीं आ वो रही। कहते हैं यस में जो नॉर्मली एग्जेम्पशन है वो 600,000 यानी 6 लाख रुपए की है। अगर 6 लाख रुपए से ऊपर किसी की कोई इनकम होगी तो वो अपने इंडिविजुअल है या एओपी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाला है, तो वहां पे वो टैक्स पे करेगा। तो वो आपका डायरेक्ट टैक्स होगा। जैसे कि चार्जेबल ऑन टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सैलरी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन्स एंड लाइक। ठीक है जी। द लीगल एंड इकोनॉमिक बर्डन स्टेज विद द पर्सन टैक्स एंड कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर। इसका मतलब ये है कि मैं रहमान इलाही अगर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करा रहा हूँ और मेरी टैक्सेबल इनकम 6 लाख से ज्यादा है, 7 लाख है, 8 लाख है, 10 लाख है, 12 लाख है, तो इनकम टैक्स का जो स्लैब है मैं उसी हिसाब से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करूंगा। और ये जितना भी टैक्स मैं दे दूंगा ये डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। इसके बाद देख लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि हमारे मॉड्यूल 1 में यही है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स ये कहता है अ टैक्स ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विस रादर देन ऑन इनकम डायरेक्टली। इसका मतलब ये है कि एक मैन्युफैक्चरर है सीमेंट का, उसने सीमेंट को मैन्युफैक्चरर किया और मैन्युफैक्चरर करने के बाद अपने होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को जो माल दिया वो उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज करेगा। उस होलसेल और डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे सब डीलर को दिया या रिटेलर को दिया तो वो सेल्स टैक्स चार्ज करेगा, इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ये टैक्स आगे ट्रांसफर होता रहता है आफ्टर वैल्यू एडिशन। अच्छा, द लीगल इंसिडेंट रेस्ट ऑन द सप्लायर हु कलेक्ट्स एंड डिपॉजिट्स द टैक्स। इसका मतलब ये है कि जो सेल्स टैक्स इनवाइस इशू करे और सेल्स टैक्स चार्ज करेगा, गवर्नमेंट ने उसकी जिम्मेदारी लगा दी है कि वो टैक्स कलेक्ट करके और टैक्स जमा कराएगा। ठीक है जी। द इकोनॉमिक बर्डन कंज्यूमर थ्रू द प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विस। इसका मतलब ये है कि एक वो जो सीमेंट मैन्युफैक्चरर से निकला था और आखिर में जो एंड कंज्यूमर के पास गया, एंड कंज्यूमर जो इसको पे करेगा डेफिनेटली उसने आगे कोई सेल्स टैक्स नहीं चार्ज कर रहा। तो वहां पे वहां उस वो जो सेल्स टैक्स एंड कंज्यूमर पे करेगा वो उसकी फाइनल डिस्चार्ज ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी होगी। यहाँ आन के वो टैक्स आपका खत्म हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी वजाहत थी बेटा आपकी स्क्रीन नहीं डायरेक्ट चल टैक्स रही। और इनडायरेक्ट टैक्स के हवाले से। सर स्क्रीन नहीं चल जी, रही। सर वॉइस का भी थोड़ा आपका इशू आ रहा है स्क्रीन कुछ। नहीं वॉइस का चल भी रही? है, स्क्रीन भी नहीं रोटेट हो रही। नहीं नहीं, स्क्रीन तो अपडेट होगी। अभी तो मैं आपको सिर्फ पढ़ के बता रहा हूँ, स्क्रीन भी अपडेट होगी। अभी तो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स को देखे ना, स्कोप ऑफ टैक्स की तरफ अब हम आ जाते। अब हो रही है अपडेट? हेलो? अस्सलाम जी सर, हो जी, रही है आवाज सर। आ वालेकुम। रही है सबको? जी सर। ठीक, ठीक है, ओके ओके। अच्छा जी, अब आगे हम देख लेते हैं। इसके बाद है हमारा टैक्सेबल सप्लाईज। सेल्स टैक्स जो है, जैसे इसके नाम से जाहिर है कि सेल्स पे टैक्स लगता है, और
और उस सप्लाईज पे लगता है जो टैक्सेबल सप्लाईज होती है। अगर कोई टैक्सेबल सप्लाईज नहीं होगी तो उस पे कोई सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ सेल्स टैक्स अंडर सेक्शन 3 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट। सेल्स टैक्स इज चार्ज एट अ स्टैंडर्ड रेट करंटली 18% ऑफ द वैल्यू। ये एक नॉर्मल टैक्स रेट है जो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होता है, चाहे सप्लाई कराची से हो, लाहौर से हो, हैदराबाद में हो। ये गुड्स पे अप्लाई होता है और इसके ऊपर 18% का सेल्स टैक्स चार्ज होता है। सेक्शन 3 डिफाइन करता है कि व्हाट इज टैक्सेबल सप्लाईज। इसको फिर हम आगे चल के इंशाल्लाह देख लेते हैं अभी थोड़ी देर में। सेकंड जो सेल्स टैक्स चार्ज होता है वो इम्पोर्टेड गुड्स में होता है। इम्पोर्टेड गुड्स का मतलब है गुड्स इम्पोर्टेड इनटू पाकिस्तान इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर फाइनल डेस्टिनेशन विद इन दी कंट्री। इसका मतलब ये है कि एक साहब है, एज ए इम्पोर्टर उन्होंने कोई चीज़ इंपोर्ट करी फॉर कंजम्पशन के लिए, फॉर सेल के लिए। मिसाल के तौर पे स्टेशनरी का आइटम ले लेते हैं, एक आदमी ने स्टेशनरी इंपोर्ट करी, जब वो माल कस्टम पे आएगा तो कस्टम वाले क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को असेस करेंगे। वैल्यू असेस करने के बाद उस पर ड्यूटी है, सेल्स टैक्स वो उसी वक्त कलेक्ट कर लेंगे, जो कि उन साहब का इनपुट टैक्स होगा। ठीक है जी। जब वो इनपुट टैक्स होगा, आगे जब उसको वो सप्लाई शुरू करेंगे तो सप्लाई के बाद वो जो टैक्स चार्ज करेंगे, और तो डिफरेंस जो होगा उनका आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स, यानी जो वो सेल्स पे सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे उसको हम आउटपुट टैक्स करते हैं, जो उन्हें इंपोर्ट किया या माल परचेज किया उसको हम इनपुट टैक्स कहते हैं। इन दोनों के डिफरेंस को हम जो है फिर अगर कोई होता है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हम ये डिपॉजिट करा देते हैं। इसकी वर्किंग इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारा ये प्रोग्राम आगे बढ़ता रहेगा आपको ब्रीफ करते रहेंगे। अच्छा जी, ये कहता है सेल्स टैक्स विद इन द इनडायरेक्ट टैक्स फैमिली। ये मैंने बताया आपको, इनडायरेक्ट टैक्स इज अ ब्रॉड कैटेगरी, सेल्स टैक्स इज वन स्पेसिफिक स्पेसिफाइज विद इन। Other indirect taxes in Pakistan include custom duty and federal excise duty, each within its own charging provision, but sharing the common features that the legal incidents and the economic burden fall on the different parties. मकसद इसका यही है कि हाँ, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, सेल्स टैक्स के अलावा भी कस्टम ड्यूटी और फेडरल एक्साइज ड्यूटी को भी हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अच्छा जी, अगली चीज है कि वीएटी मेथोडोलॉजी, द इनपुट आउटपुट टैक्स मैकेनिज्म। ये मैंने आपको बताया कि आउटपुट टैक्स, एक मिनट जी, आउटपुट टैक्स बताया, टैक्स चार्ज ऑन द सेल्स मेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है जी, जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड पर्सन होगा वो इसका आउटपुट टैक्स चार्ज करेगा। और इनपुट टैक्स का मतलब है टैक्स पेड ऑन परचेज मेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। इसकी मैंने आपको एग्जांपल बताई कि एक साहब हैं, वो स्टेशनरी का बिजनेस करते हैं, उन्होंने कुछ स्टेशनरी परचेज करी और फर्ज कर लेते हैं 1 लाख रुपए का उन्होंने माल परचेज किया। 1 लाख रुपए पे उन्होंने 18% जीएसटी दिया, जो कि 18,000 हुआ, तो वो उनका इनपुट टैक्स हो गया। अब फर्ज कर लेते हैं कि उन्होंने उस 1 लाख के माल को 1.5 लाख रुपए का सेल कर दिया। 1.5 लाख का सेल का मतलब है कि 1.5 लाख पे वो 18% चार्ज करेंगे, तो 18 और 9 27,000 रुपए। तो 27,000 रुपये उनका आउटपुट हुआ और 18,000 रुपये उनका इनपुट हुआ। जो डिफरेंस हुआ वो उनकी नेट टैक्स लाइबिलिटी बनी। इसमें नेट टैक्स लाइबिलिटी बनी, लेकिन इसमें एक हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन 8B। सेक्शन 8B रेस्ट्रिक्ट करता है कि मैं अपने आउटपुट का, जो मेरा आउटपुट है उसका मैं 90% इनपुट ले सकता हूँ। इसको मैं आगे जाके आपको ब्रीफ करता हूँ, आगे स्लाइड बनी हुई है। तो सेक्शन 8B पहले देख लेते हैं, सेक्शन 8B है क्या। एज ए जनरल रूल, अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट एडजस्ट इनपुट टैक्स इन एक्सेस ऑफ 90% ऑफ द आउटपुट टैक्स to a given tax period, subject a specific statutory exception created in details on the following slides। ठीक है जी, ये अगली स्लाइड्स आ गई हमारे पास। सेक्शन 8B, the 90% adjustment ceiling। Section 8B provides that a registered person shall not be allowed
to adjust input tax in excess of 90% of the output tax for a tax period, subject to statutory exceptions such as fixed assets, capital goods, and notified exclusion. Any excess admissible input tax may be adjusted or refunded in accordance with the section 8B2 of the relevant rules. ये पहले ही बताया मैंने आपको, मिनिमम एडजस्टमेंट इसकी 90% है ऑफ आउटपुट टैक्स। और अब ये कहता है इनपुट टैक्स लेस देन ग्रेटर देन 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, और इनपुट टैक्स इज ग्रेटर देन 90%। ये अगली स्लाइड में इंशाल्लाह इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, उससे हम क्लियर कर लेंगे। अब इसमें देखिए 90% रेस्ट्रिक्शंस अप्लाईज इस तरह हो रही है कि एक साहब है, उन्होंने अपनी टैक्सेबल सेल्स की है 1 करोड़ रुपए की, 10 बिलियन, ठीक है जी। उनका इस पे 18% आउटपुट टैक्स है, 18 लाख रुपए। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है जी। उनके पास जो इनपुट टैक्स अवेलेबल है वो है 17,50,000 रुपए। अगर सिंपल देखा जाए तो इसमें नजर ही आ रहा है कि उनका आउटपुट है 18 लाख, इनपुट है 17,50,000 रुपए। उनके पास 50,000 रुपए एक्सेस है जो कि उनका कैरी फॉरवर्ड होगा या रिफंड होगा। कैरी फॉरवर्ड और रिफंड ये थोड़ी सी डिफरेंस इसमें लॉजिक है, वो इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन सेक्शन 8B आने के बाद हुआ यह है कि इनको अपने आउटपुट का जो इनपुट मिलेगा वो 90% मिलेगा। इनका आउटपुट है 18 लाख रुपए, और इनका इनपुट जो 90% बनेगा वो 16,20,000 रुपए बनेगा। मकसद ये है कि इनको तो इनपुट इंजॉय करना था 17,50,000 रुपए, लेकिन इनको इनपुट मिला है 16,20,000 रुपए ड्यू टू 8B। अच्छा, ये जो एक्सेस जो डिफरेंस है इसका मतलब ये नहीं है कि इनका जो एक्सेस है वो जाया हो जाएगा, वो अपनी जगह मौजूद रहेगा। नॉर्मल सरकमस्टांसिस में इनका कैरी फॉरवर्ड बन रहा है 50,000 रुपए, लेकिन चूंकि इनको आउटपुट का यानी 18 लाख का 90% इनपुट अलाउ हो रहा है, तो इनकी टैक्स लाइबिलिटी आउटपुट की 10% 1,80,000 रुपये बन जाएगी। यानी गवर्नमेंट को इन्होंने जमा कराना है 1,80,000 रुपये, ठीक है जी। ये इन्होंने एक्सिस जमा कराया और 50,000 रुपये उनका जो प्लस बचा हुआ था, तो इनका कैरी फॉरवर्ड या डेफर्ड इनपुट टैक्स 1,30,000 रुपये हो गया। मेरा ख्याल है क्लियर है बात। अगर किसी को कोई इसमें क्वेरी है तो बताइए मुझे प्लीज, हैंड रेज कीजिए, मैं आपका सवाल ले लेता हूँ। जी मुहिब साहब। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये दोबारा रिपीट कर दें, नेट का थोड़ा सा इशू बन गया था ना, समझ नहीं आया। जी 8B को दोबारा रिपीट कर दूं, ठीक है। जी जी। अच्छा जी, सद्दाम साहब आप कुछ कह रहे हैं प्लीज। क्वेश्चन था मेरा यहाँ जी पे। सद्दाम साहब आप कुछ कह रहे हैं। जी जी सर, सर आवाज़ आ रही है मेरी? सद्दाम बात कर रहा हूँ। जी आवाज बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोले प्लीज। सर मेरी आवाज़ आ रही है अभी आपको? जी आ रही है, अब आ रही है। सर अगर हम हमारे पास जो परचेजेस हैं यहाँ पे, अगर एग्जांपल ले लेते हैं, परचेजेस अनरजिस्टर्ड से परचेज है, और जो सेल कर रहे हैं हम वो रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हैं। अगर हम अनरजिस्टर्ड से परचेज कर रहे हैं तो फिर वो तो हमारे पास सेल टैक्स लगा के देगा नहीं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड पर्सन है नहीं। तो इस सिनेरियो में क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज कर रहे हैं, जी इसका जी मतलब है अनरजिस्टर्ड पर्सन वो है जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड जी जी नहीं जी, है। ऐसा ही है। जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है वो सेल्स टैक्स इनवाइस इशू नहीं कर सकता। जो सेल्स ठीक है। टैक्स इनवाइस इशू नहीं करता वो सेल्स टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। इसका मतलब है ठीक है। आपका इनपुट जीरो होगा, जो आपका आउटपुट होगा वो आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी। ठीक है सर, सर थैंक यू ठीक सर। है जी। और इस सिलसिले में किसी की कोई क्वेरी हो तो बताइए ताकि आगे चले हम। मैं इसको जरा रिव्यू दूंगा इंशाल्लाह। इस अभी तो आप लेट आएंगे, आप स्टार्ट से कह रहे हैं। अच्छा, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, दोबारा से एक दफा ब्रीफ। नहीं नहीं हाँ हाँ, स्लाइड सामने होंगी तो समझ में आएगा। आपका नाम? आसाम। यार एडवोकेट साहब किसी से पानी पिलवा। सर सदाम बात कर रहा हूँ। एक मेरा छोटा सा और क्वेश्चन है इसमें। अगर हम परचेजेस नहीं दिखाएंगे, अभी जो सिलसिला चल रहा है कि एचएस कोड नहीं दिखाएंगे, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल की बात करें, तो वो फिर रिटर्न सबमिट नहीं होने दे रहा होता ना,
कि परचेजेस हमारी जीरो है फॉर एग्जाम्पल, और सेल हमारी फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए में 18,000 पे पे ऑफ करना है, तो इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कुछ पढ़ लेंगे तो आवाज नहीं आ रही। सर, सद्दाम साहब का जो क्वेश्चन था उसका आंसर दोबारा से रिपीट करिएगा, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही, किसी को नहीं आ रही। आई थिंक सो सर का नेट डिस्कनेक्ट हो गया है, या फिर इस तरीके से कुछ हुआ है कि आवाज आ ही नहीं रही। जी, अब आ रही है आवाज? जी जी सर, आ सर। रही है। जी सर, अब आपकी आवाज भी आ रही है, आप भी आ रहे थे। जी, देखिए, आपका सवाल ये है कि हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन से हमने एक सेल दिखाई है, ये सप्लाई दिखाई है जिसका एचएस कोड हमारे पास नहीं है, ऐसा ही है ना? और जी हमने सर। अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज दिखाया। ये जो फाइनेंस एक्ट 2026 पास हुआ है, इसमें पहले कंडीशन ये थी कि अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज कर रहे हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आप 5% इसका सेल टैक्स विथहेल्ड करेंगे। लेकिन अब इस एम्बिट में ये इंडिविजुअल और एओपी को भी लिया है। इसका मतलब है अब आप जिससे भी परचेज कर रहे हैं, आपको उसका 5% विथ होल्ड करना है, फिर आप उस स्पेसिफिक एचएस कोड में उसको अपना परचेज दिखा के उसका आपको 5% टैक्स विथ करना होगा। ठीक है सर। पहले सर अगर हम बात करें तो पहले तो नहीं था इस तरीके से। जी, सर पहले तो नहीं था आई थिंक सो इस नहीं नहीं, तरीके से। पहले नहीं था, ये 1 जुलाई से, क्योंकि हमारा कोर्स अब ये स्टार्ट ही जुलाई से हुआ है। तो हमारा बेस होगा फाइनेंस एक्ट 2026, क्योंकि ठीक आपको है सर। पता है कि सेल्स टैक्स जो है तकरीबन हर मंथ में जो है अपडेट होता है, कुछ ना कुछ अपडेट इसकी आती रहती है। सर, तो हम इसको उस हिसाब एग्जाम्पल से के फिर इसको साथ करेंगे। एक्सप्लेन कर देंगे ठीक है, काइंडली। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। एक स्लाइड तो ये होगी जो मैंने आपको एड भी बताई। सेकंड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स एक कर लेते, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये कुछ ऑडियंस हमारी अभी आई है तो उनके लिए मैं दोबारा। देखिए, सबसे पहले हमने डिफाइन किया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को। डायरेक्ट टैक्स मैंने आपको बताया कि हम देते हैं जब हम अपनी एनुअल इनकम टैक्स की रिटर्न को जमा कराते हैं। उसमें आपने अपनी पर्सनल इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कराई, इनकम टैक्स के कानून के हिसाब से अगर किसी इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म की 6 लाख रुपए की इनकम है, उससे ऊपर इनकम है तो वो टैक्स देगा, अदरवाइज उसको कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है, तो वो एक इनकम टैक्स का पूरा रिटर्न का एक अलग टॉपिक है, लेकिन समझने के लिए वो डायरेक्ट टैक्स है। वो आप पर्सनली खुद देंगे, ये खुद देंगे, मैं खुद दूंगा, वो खुद देंगे। सर, मुझे एक यहाँ पे सवाल है इनकम टैक्स के हवाले से, अगर आप कहें तो मैं पूछ लूँ। मैं अभी जरा ब्रीफ कर लूँ, फिर कर लीजिएगा प्लीज ओके सवाल। सर, ठीक है, ओके। जरा मैं एक दफा रिव्यू कर लूँ दोबारा इनको। इनडायरेक्ट टैक्स मैंने बताया कि इनडायरेक्ट टैक्स पास होना, मैंने उसमें एग्जांपल दी कि एक सीमेंट का मैन्युफैक्चरर है, उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसने एक डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई दे दी। तो वो क्या करेगा, जो भी वैल्यू एडिशन है उस पर टैक्स चार्ज करेगा। उस डिस्ट्रीब्यूटर ने किसी होलसेल को दी, तो उस पर वैल्यू एडिशन करके टैक्स चार्ज करेगा। उस होलसेलर ने रिटेलर को दी, वो टैक्स चार्ज करे। रिटेलर ने आपको दी, मुझको दी, मैं खरीद, अब टैक्स पास ऑन नहीं हो रहा, तो वहां पे वो उसका कॉस्ट बन जाएगी। यानी जो इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट एंड कस्टमर। तो मैन्युफैक्चरर जो है वो अगर रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा है किसी से खरीद रहा है इनवॉइस से, तो वो जो टैक्स है वो एडजस्ट हो जाएगा। सारा एडजस्ट होगा, वो आगे वही 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 आगे लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है जी, एक तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट हो गया। फिर हो गया स्कोप ऑफ सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स क्या है? सेल्स टैक्स का मतलब है सेल्स पे टैक्स चार्ज करना। आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं और आप टैक्सेबल एक्टिविटी करने, इसमें 3 कैटेगरी होती है। एक होती है टैक्सेबल एक्टिविटी, एक होती है एग्जाम गुड्स, और तीसरा होता है जीरो रेटेड गुड्स। जब हम आगे बढ़ेंगे तो इन तीनों को डिफाइन करेंगे। अगर आप टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहे हैं तो टैक्सेबल एक्टिविटी का नॉर्मल जो रेट है पूरे पाकिस्तान में वो है 18%। आपने एक स्टेशनरी परचेज करी, माल मंगवाया, आगे इन लोगों को दिया, उस पर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन की, वैल्यू एडिशन पे जो टैक्स होगा, यानी जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन दी
आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स, उस डिफरेंस को आप गवर्नमेंट को जमा करा देंगे। ये स्कोप टैक्स दिया वो मेरे को इम्पोर्ट आ गया, बिल्कुल ऐसे ही बढ़ के सेल कर रहा डेफिनेटली, क्योंकि वो पे करना है। क्योंकि जब आपने इंपोर्ट किया तो आपने वहां पे, अगर आप कमर्शियल इंपोर्टर हैं तो आपने 18% एक टैक्स दिया और एडिशनल सेल्स टैक्स 3% दिया, वो 11th शेड्यूल के तहत आता है। इसको साइलेंट कर दें या बंद कर दें, वरना कहानी रुक जाएगी हमारी। तो ये जो सेल्स टैक्स चार्ज हुआ वो हमारा टैक्सेबल सप्लाई पे हुआ या इंपोर्टेड गुड्स का। इंपोर्टेड गुड्स का मैंने आपको बताया, आपने कोई चीज इंपोर्ट करी, 1 लाख की वैल्यू थी, उस पर 18% आपने सेल्स टैक्स दिया, 3% वैल्यू एडिशन दिया, वो सारा का सारा आपका इनपुट टैक्स हो गया। उस पर आपने जो भी वैल्यू एडिशन करी और आगे फिर आपने सेल इनवाइस इशू करी, जो भी उसका आउटपुट था उस पर आपने सेल्स टैक्स चार्ज कर दिया। अब हमारी बात चल रही थी आगे थोड़ी सी कैलकुलेशन की। ये एक स्लाइड है जिसमें मैंने बताया कि जी ये आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस होगा तो नेट टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। इसको यूं समझेगा, आपका आउटपुट जो है वो 1,20,000 है और इनपुट जो है 1 लाख रुपए है, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 20,000 रुपये बन जाएगी। लेकिन यहाँ आन के हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट करता है सेक्शन 8B। अब 8B क्या है इसको देख लेते हैं। 8B ये कहता है, सेक्शन 8B प्रोवाइड्स दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट अलाउड टू एडजस्ट इनपुट टैक्स इन एक्सेस ऑफ 90% ऑफ द आउटपुट टैक्स। ठीक है जी, बात क्लियर हो रही है ये? 90% जो है वो एडजस्टमेंट देना है। हाँ, हम ये वो हमारे कंसल्टेंट 10% हमसे चालान पे कर चालान पे कराते हैं। ठीक है जी, इसके आगे मैंने एक स्लाइड में इसको समझाने की कोशिश की है कि आपकी टैक्सेबल सेल्स है। देखिए पाकिस्तान में इलाज तो हर किस्म का है, हर नस्ल का है, और लेकिन जब एफबीआर उस इलाज करने आएगा तो फिर थोड़ा सा आप बचत कर रहे होंगे, वो आपकी पूरी सर्जरी कर देगा वो। देखिए लॉ मिनिमम टैक्स ये कह रहा है, देखिए बात ये है कि इसका मकसद क्या है, हाथ के हाथ इसको भी डिस्कस कर लेते हैं ना। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि मैं कर क्या रहा था, 1 लाख रुपए का माल ले रहा था और 1,01,000 रुपए का बेच रहा था। मैं 1,000 रुपए प्रॉफिट दिखाता था, साल में मेरा प्रॉफिट ही नहीं होता, गवर्नमेंट को कुछ मिलता ही नहीं था। तो उन्होंने कुछ सेक्टर्स को बाइफरगेट किया, जिसमें सबसे बड़ा सेक्टर जो है होलसेल का है। ये स्पेशली है होलसेलर के लिए। अगर आप रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आपके पास एथोराइज डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट है और आप एथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर की हैसियत से काम कर रहे हैं, तो 8B आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, वो एक्सक्लूड कर देता है उससे। इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर इसमें फिर थर्ड शेड्यूल आइटम भी आ जाते हैं। अब आगे थर्ड शेड्यूल पढ़ेंगे, समझाएंगे आपको, तो फिर उस वक्त आ जाएगा। सबसे पहले तो वहां क्लासिफाई होगा, फिर जिसके डिस्ट्रीब्यूटर है उसका वैलिड सर्टिफिकेट हो, फिर आपकी सेल्स टैक्स की रिटर्न इस बात को जस्टिफाई करे कि आप डिस्ट्रीब्यूटर की हैसियत से काम कर रहे हैं। हाँ मैन्युफैक्चरर की पाकिस्तान में कुछ उसके बाद एक उसको भी कैटेगरी इसको अलाउ होता है। अप्लाई करेगा। इंपोर्टर पे तो वैसे ही है, एक्सक्लूजन है 8B की, उसको मिनिमम टैक्स 10% नहीं देना मतलब। लेकिन उसमें अब पहले क्या था, 100%, इसलिए कि वो वैल्यू एडिशन 3% पीछे से देता हुआ आ रहा है, उसको जरूरत नहीं है। ये ऑडिट जरा चल लें, सारी ऑडिट की बातें खतरनाक होती है ना, लिटिगेशन ऑडिट, सेक्शन 25, सेक्शन 11, वो आगे देखेंगे, फिर इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मुझे आता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको दूं ताकि आपकी बेस बने। अच्छा, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि रैंडमली है, बीच बीच में हम सवालात भी ले लेंगे और इसको समझाने की भी कोशिश करेंगे और आप लोगों से सीखने की भी कोशिश करेंगे।
क्योंकि ये सेल्स टैक्स मैं पढ़ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ 1990 से। लेकिन आज मैं ये नहीं कह सकता कि, या शायद कोई कहे मैं ऑल इन ऑल हूँ। उसकी वजह ये है कि थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। सेल्स टैक्स डिपेंड करता है हमारा सेक्टर टू सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर, उसकी मेथोडोलॉजी अलग है, उसके एसआरओ अलग हैं, उसकी चीजें अलग हैं। डिस्ट्रीब्यूटर, उसके कुछ चीजें अलग हैं। थर्ड शेड्यूल, उसके आइटम अलग हैं। इसी तरह आपका स्टील सेक्टर है, वो अलग है। जैसे एक नॉर्मल होलसेलर है, उसने अपनी सेल्स टैक्स की रिटर्न में एनेक्जर H1 फिल करना है। जो मैन्युफैक्चरर है, उसने एनेक्जर J फिल करना है। ABC तो सबने करना है। B उसका होगा जो इंपोर्टर होगा, D वो है जो एक्सपोर्टर होगा। ठीक है, इसी तरह ये मतलब क्लासिफिकेशन है जो सेक्टर टू सेक्टर है। मैंने अगर टेक्सटाइल में काम किया है तो मैं कहूंगा जी टेक्सटाइल का मुझसे कोई भी सवाल कर लो। लेकिन अगर कोई मुझसे दूसरे सेक्टर का सवाल करेगा तो मुझे यकीनन उसको देखना पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ बैठ के नहीं कह सकता जी मैं टेक्सटाइल, क्योंकि एक जमाने में टेक्सटाइल बेस करता था, एक एसआर होता था 1125। तो उसमें मेरी बड़ी कमांड थी। अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट के लोग भी बुला के पूछते थे जरा इसको समझा दो। तो वो क्या थी, आपकी एक टेक्सटाइल में काम करते करते स्पेशलिटी थी। इसी तरह कुछ कंसल्टेंट होंगे जो स्टील सेक्टर में काम करते होंगे, उनकी वहाँ होगी। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर सेक्टर के चैंपियन होंगे। स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग हमारी साइड होती है ना, वो वेरी करती है। तो मतलब डिफरेंट है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है। अब क्वेश्चन ये है कि हम कितना समझा पाते हैं और कितना आप लोग समझ पाते हैं, ये जो। तो अभी हम 8B की बात कर रहे थे कि इसका आउटपुट टैक्स है 18 लाख रुपए, और इसके पास बेचारे के पास इनपुट है 17,50,000 रुपए। कुदरत का कानून तो ये कहता है इस बेचारे के पास 50,000 रुपए पड़े हुए, इसको 1 रुपये भी टैक्स नहीं जमा कराना पड़े। ऐसा ही है ना। लेकिन गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, उसको तो पैसा चाहिए, क्योंकि हम तो IMF की इस्हाक पे खड़े में। वो कहते हैं जहां से बाय हुक और बाय क्रूक जहां से पैसा मिलता है, आप पैसा मंगवाएं। इसमें हुआ ये कि 18 लाख का जब हम 90% निकालेंगे तो गालिबन 16,20,000 रुपये आ रहा है। ऐसा ही है, ठीक है जी। 16,20,000 ये एलिजिबल है कि इसको इसका इनपुट मिले कितने की जगह, 17,50,000 की जगह। इसका मतलब है जब 18 लाख में इसको इनपुट 16,20,000 रुपये मिलेगा, तो इसकी टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी 1,80,000 रुपये। यानी जहां इसको कोई 1 रुपए का टैक्स नहीं जमा कराना था, तो इस बेचारे को कितना जमा कराना पड़ रहा है, 1,80,000। लेकिन इस चक्कर में इसका कोई लॉस नहीं हुआ। इसका यहाँ नॉर्मल सरकमस्टांसेस में 50,000 या डेफर्ड जो टैक्स बच रहा था, या कैरी फॉरवर्ड या रिफंडेबल जो अमाउंट बच रहा था, वो 50,000 बच रहा था। अब 1,80,000 जो इसने सेल्स टैक्स के चालान के साथ जमा कराया, तो इसका डेफर्ड हो गया 1,30,000 रुपए। यानी जब हम इसकी अगर नॉर्मल सरकमस्टांसेस में रिटर्न बनाते तो आउटपुट 18 लाख, इनपुट 17,50,000। लेकिन इसको एडमिसिबल इनपुट था 16,20,000, इसने 1,30,000 1,80,000 1,30,000 पेमेंट किया। तो 1,80 और 50, 1,30,000 रुपए इसकी सेल्स टैक्स की रिटर्न में कैरीड फॉरवर्ड आ गया और आ जाएगा। जब हम रिटर्न बनाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा जी। वो पे नहीं करने, लेकिन इसका मतलब 50, हाँ सही, आप सही कह रहे हैं। 50,000 की लाइबिलिटी बन रही थी, 1,30,000 रुपये इसने जमा कराया। बिल्कुल ठीक है, आप सही, 1,80 जमा कराए, सॉरी। 1,80,000 का 18 लाख का 10%, और बाकी इसका कैरी, ठीक है आप। जी जी बिल्कुल, ये कैरी फॉरवर्ड हो गया। अच्छा जी, ये अगली एक एग्जांपल है इसमें। यहाँ पे इनके पास आउटपुट टैक्स है 9 लाख रुपए, और इनपुट टैक्स है 7 लाख रुपए। और सर यहाँ ये पे स्लाइड्स हमें शो नहीं हो रही, सर स्लाइड ऑनलाइन हेलो, शो शेयर नहीं हो शेयर रही। नहीं हो रही आपकी। बच्चे शेयर के स्लाइड शेयर करो ना, शेयर के ऊपर क्लिक करो और फिर इंटायर स्क्रीन शेयर कर दो। ये एरो वाला बटन आपको नजर आ रहा है ना, शेयर वाला। ओके। या आफ्टर क्लास आप बैठ के किसी दिन जो है ना वो क्लासेस और इंटायर स्क्रीन शेयर करनी थी। शेयर नहीं हुई। अभी स्क्रीन तो शेयर हो रही है, लेकिन अभी सर की डॉक्यूमेंट स्लाइड्स नहीं शेयर हो रही हैं। जी हो गई शेयर। स्क्रीन आ सर रही है लेकिन स्लाइड स्लाइड्स नहीं आ रही। सर PPT शेयर नहीं हो रही है अभी तक।
इधर आओ, बराबर उस तरफ हाँ सर शेयर हो गई ठीक है है। जी। जी ठीक है, अभी शेयर हो अच्छा रही है, जी, यू में प्रोसीड सर। ओके ओके। अच्छा जी, अब इसमें देखिए आउटपुट टैक्स हमारे पास है 9 लाख रुपए, और इनपुट टैक्स है हमारे पास 7 लाख रुपए। जो 90% मिनिमम हमारी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है वो बन रही है 8,10,000 रुपए। तो विच एवर इज लोअर, 7 लाख रुपए, तो इसका मतलब है ये हमारी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बन जाएगी, 2 लाख रुपए। सिंपल है। एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं। इसमें हमारा आउटपुट टैक्स है 25 लाख रुपए, इनपुट टैक्स है 30 लाख रुपए। ठीक है जी, इनपुट हमारा ज्यादा है, 90% हमारा बन रहा है जी 22,50,000 रुपए। राइट। तो हमें इनपुट कितना मिलेगा, 30 लाख मिलेगा, 22,50 मिलेगा। 90,000 बचेगा पीछे। सर 22,50 देखिए मिलेगा, आउटपुट बाकी हमें पे टैक्स, ऑफ कर इनपुट देखिए एडजस्टमेंट हमें 22,50 मिलेगा, और जो 10% है वो पे ऑफ करने पड़ेगा हमें। ठीक है ना, 25 लाख का 10% जमा कराएंगे 2.5 लाख रुपए। हाँ ये आ गई ना, ये आ गई, 2.5 लाख रुपए पेबल होगा, 7.5, हाँ 7.5 लाख रुपए इस पर डेफर्ड हो जाएगा जी, पे का। और बाकी जो डिफरेंस हुआ वो जमा होके 7.5 लाख। ठीक है, क्लियर है, मुनासिब है। चलिए जी आगे चलते हैं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब ये है, अगर कोई फिक्स एसेट्स या कैपिटल गुड्स हमने परचेज किया तो उस वक्त क्या होगा, उस पे एड भी नहीं लगेगा। ठीक है, हमें पूरा का पूरा इनपुट मिल जाएगा। इसमें है ना कि नॉर्मल इनकम टैक्स हमारा 18 लाख रुपए है, एडजस्टेबल इनपुट टैक्स मशीनरी 4 लाख रुपए है, तो हमारे पास एडजस्टेबल इनपुट टैक्स जो है वो 20,20,000 रुपए है। ठीक है, ये टोटल का टोटल हमारे पास ऐड हो जाएगा। ये एक्सेप्शनल केस होता है, मतलब कभी कभार किसी आदमी ने 2 साल में, 3 साल में, और ये होता है मैन्युफैक्चरर के लिए। आम आदमी को तो कैपिटल गुड्स, गाड़ी किसी ने ले ली तो उसका इनपुट नहीं मिलेगा, बल्कि उसको तो डिसअलाउ करना पड़ेगा। हाँ उनको इनपुट मिल जाएगा, बिल्कुल इनपुट 100% क्लेम करेगा, और 8B भी उस पर नहीं लगेगा। ठीक है, वो 8B की भी एक्सक्लूजन से बाहर हो जाएगा। यानी वो जो अपनी यूज की मशीन तो उसका टैक्स भी सेल में एडजस्टमेंट ले लेगा। और लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि उस सेक्टर की मशीनरी हो, ऐसा ना। हाँ ऐसा है कि मैंने मशीनरी तो लगाई हुई है, मेरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो है वो टेक्सटाइल का, और मैंने जो है वो मोटरसाइकिल की मशीनरी इंपोर्ट करना शुरू कर दी। चल रहा है, अलग चीज़ है, अभी हम उस तरफ नहीं आए। अभी हम लॉ की बात करते हैं, कानून की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, चलता तो बहुत कुछ है, लेकिन अब शायद जो इस बजट में मैंने सूरत हाल देखी है, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी नजर आई है, एक कंसिस्टेंसी नजर आई है, और गवर्नमेंट अब इम्प्लीमेंट करना चाह रही है चीजों को सही करना चाह रही है। इसके लिए डिजिटल इनवाइस सबसे बड़ा, उसके बाद जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं वहां पे वो कंट्रोल कर रहे हैं कैमरेज लगा के, मॉनिटरिंग। तो फिर बहुत मुश्किल होगा ना, मतलब फिर तो वही होगा जहाँ पानी से रिकॉर्ड करना। ऑफ द रिकॉर्ड कर नहीं सकते, और डॉक्टर तो एक इंजेक्शन लगा देगा ना। मुश्किल, देखिए उसके लिए सोसाइटी को ऑनेस्ट होना पड़ेगा। हमारे एक बहुत बड़ा अलमिया, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, हम बहुत से लोगों का काम करते हैं, वो कहते हैं देखी जाएगी, जब आएगा देख लेंगे। और जो कि वो कोई चीज हाइड कर सके, मेरे पास बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनका मैं काम करता हूँ, क्योंकि अगर वो लकी के अटक के सेमी डिस्ट्रीब्यूटर हैं या एक्साइड पाकिस्तान के हैं, उनका भी एक तरीक़ाकार है 2 नंबरी, लेकिन वो मैक्सिमम उस पे किसी यानी यूनिट की चोरी नहीं करते। वो अगर उन्होंने 10,000 बैटरियां बेची, इशू की हैं, तो 10,000 की इनवाइस उसके पास है, उस डिस्ट्रीब्यूटर डीलर ने 10,000 इनवाइसों की सेल बतानी है। जबकि जो मैन्युफैक्चरर है वो 30%, 40%, 50% कैपेसिटी पे काम करते हैं, वो करते हैं। तो उसमें सोसाइटी को जो है वो हमारा मतलब
बेस्ट होना जरूरी है, ऑनेस्ट होना जरूरी है, फिर चीजें आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि एक आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है। लेकिन बात यह है कि मैं अपने तौर पे ये सोचूं कि मैं जिस हद तक बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि मरने के बाद मैंने उस रब को जवाब देना है। तो वो एक अलग बहस है। जी आप कुछ कह रहे हैं? ये प्योरली इनकम टैक्स का सवाल है। आप 236 जी और एच की बात कर रहे हैं गालिबा, ठीक है। बहरहाल मेरा टॉपिक नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। इसका तरीक़ाकार ये है कि मैं होलसेलर में एज ए रिटेलर आपको मैंने सप्लाई दी, मैंने आपके ऊपर 1% टैक्स दिया, आपने उसका क्रेडिट ले लिया, मैंने जमा नहीं कराया ना। अब आपके पास नोटिस आएगा कि आपने क्लेम किया है, बिहार में जमा नहीं हो, तो आप उस ऑफिसर को ये लिख के देंगे कि ये आप उससे सर्टिफिकेट जरूर लीजिएगा अपनी सेफ गार्ड के लिए। इसमें सीपीआर नहीं दे रहा, वो 2 नंबरी अलग है, लेकिन आप मुझसे सर्टिफिकेट जरूर लीजिएगा। जब वो नोटिस आए तो उसको कह दीजिएगा रहमान साहब ने ये मेरा टैक्स काटा था, उन्होंने जमा नहीं कराया, तो वो जिम्मेदार है, मैं मेरे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, मैंने उनको टैक्स पे कर दिया। ठीक है, ये सर स्पेसिफिक। यहाँ पे मेरा भी एक सवाल था, अगर आप कहें तो मैं पूछने में काफी देर से ही पूछना चाह रहा था कुछ सवालात। जी जी। सर जैसे इनकम टैक्स हम फाइल कर रहे होते हैं सैलरी पर्सन का, वो किसी सरकारी मुलाजिम है, ठीक है। वैसे तो हम जब किसी प्राइवेट का कर रहे होते हैं तो ये होता है कि उसके सारे जो एफबीआर में डेटा है उसमें सब मौजूद होता है। लेकिन किसी सरकारी मुलाजिम का सैलरी स्लिप पे तो टैक्स डिडक्ट की होती है उन्होंने, लेकिन एफबीआर के सिस्टम पे नहीं आ रहा होता, मतलब उन्होंने जमा नहीं कराई होगी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करें? यही जो आप बता रहे हैं यही वाला करेंगे, सैलरी स्लिप संभाल के रखें? हाँ, ये बिल्कुल यही तरीक़ेकार करें, वो सर्टिफिकेट लेके रखें, लेकिन कोशिश करें मुझसे अभी आप सेल्स टैक्स के ही सवालात करें तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। जवाब तो मैं दे दूंगा ओके सर, इंशाल्लाह ओके। ताला, लेकिन फिर हम अपने टॉपिक से हट ओके जाएंगे। सर, चले, ठीक है बाबा मैं जब साहब। मैं आज कोशिश की थी आ जाऊँ वहाँ हाँ, जाने थे। मतलब जितने भी, देखिए बात ये, जितने भी मेंबर्स हैं वो अगर हम जिस टॉपिक पे हैं उसी पे हम गुफ्तगू करेंगे तो मेरा ख्याल है अच्छा रहेगा, मेरी सेहत के लिए भी आपके लिए भी। बाकी सारे फिर हम एक काम ही करेंगे, एक सेशन रख लेंगे ये हमारा जब कंक्लूड हो जाएगा तो उसमें आपको इजाजत होगी, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, एसईसीपी, जो मर्जी है सवाल करें, इंशाल्लाह सबके जवाब आप देंगे। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी, ये आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वीसी लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास। हेलो। चले, छोड़ दें, आगे चले जी। सर सेक्शन 8 भी जो है वो यानी इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर का अप्लाई नहीं नहीं, इम्पोर्टर, थर्ड शेड्यूल आइटम्स, इसकी मैं लिस्ट शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है। इसके अलावा से सेल पे अप्लाई नहीं हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर, इम्पोर्टर और थर्ड शेड्यूल आइटम। और उसमें लॉ में एक लफ्ज ये भी लिखा हुआ है कि फॉर दोज जिन्होंने मोर देन टैक्स दिया, वो उस पे 8 भी अप्लाई नहीं होता, यानी 18% के अलावा टैक्स दिया हो। पहले एक कॉन्सेप्ट और था, अल्लाह आपका भला करे, एक्स्ट्रा टैक्स का, तो वो उस एक्स्ट्रा टैक्स वालों पे भी जो है ना वो अप्लाई नहीं होता था। अच्छा जी, ये एक इलेस्ट्रेशन है 8 बी के हवाले से ही, इसको भी देख लें आप। इसमें जैसे आउटपुट टैक्स है 18 लाख रुपए, इनपुट टैक्स है 17,50,000 रुपए, 90% लिमिट 16,20,000 हो गई, एडजस्टेबल 16,20,000 रुपये, डेफर्ड इसका 31 हुआ और इसकी टैक्स पेबल 1,80,000 रुपये आ गई। ठीक है, ये हमने पहले डिफाइन किया था, ये एक चार्ट में हमने ले लिया। दूसरे केस में 9 लाख रुपए आउटपुट है, 7 लाख रुपए इनपुट है, इसकी 90% की लिमिट 8-10 है, तो चूंकि उससे ऑलरेडी कम है इसलिए इसकी लाइबिलिटी 2 लाख रुपए हो गई। तीसरे केस में 25 लाख रुपए है इनपुट टैक्स, इसका जो है 30 लाख रुपए है, लिमिट 22-50 की है, 22-50 है तो ये इसने क्या किया, डेफर्ड 7.5 हो गया, और 2.5 लाख रुपए जो हमने 3 स्टेप्स में पढ़ा था उसको हमने यहाँ पे समराइज कर दिया। तो मेरा ख्याल है 8 बी काफी मुनासिब हद तक हमने डिस्कस कर लिया और शायद आप लोगों ने इसको देख भी लिया। अच्छा जी, अब इस एक चीज है, जीरो रेटेड allows certain supplies, most notably export, to be charged to tax at the rate of 0%. ठीक है जी। Unlike an ordinary exemption, zero rating entities the supplier to claim a full
refund of the input tax ensures that expected goods leave Pakistan free or embedded sales tax, keeping them price competitive in international market। ठीक है जी। इसका मकसद ये है कि एक मैन्युफैक्चरर है या एक होलसेलर है या कमर्शियल आदमी है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सपोर्टर की। आपके पास मैन्युफैक्चरिंग का ये ग्लास का कारखाना है, आपने इसको मैन्युफैक्चर किया, आपने इस पे जो इसका रॉ मटेरियल था, जो बिजली थी, जो गैस था, उसका इनपुट लिया और उससे आपने ये फिनिश प्रोडक्ट बनाई। आपने लोकल मार्केट में किसी को बेचा तो आपने इस पे जीएसटी चार्ज किया 18%। लेकिन आपके पास बाहर से कोई ऑर्डर आ गया, अफ्रीका से, अमेरिका से, उन्होंने आपको ऑर्डर दिया, आपने यही माल जब एक्सपोर्ट किया तो आपने जो सेल्स टैक्स का रेट है वो लगाया 0%। ठीक है, इसका मतलब है अब मिसाल मैन्युफैक्चर किया, 1 लाख का माल आपने लोकल दिया और 1 लाख का माल आपने एक्सपोर्ट कर दिया। इस 2 लाख का माल बनाने के लिए जो आपकी कॉस्ट थी वो थी 1 लाख रुपए, फर्ज कर लेते हैं आप 100% मार्जिन पे काम करते हैं मिसाल के तौर। तो अब आपके पास 1 लाख की कॉस्ट में हो सकता है इनपुट जो हो वो 50,000 रुपए में हो, क्योंकि इनपुट तो आपके पास जो टैक्सेबल गुड्स परचेज किया होगा उस पर इनपुट होगा, आपने जो लेबर दी होगी, जो आपने रिपेयर मेंटेनेंस दिया होगा, सम टाइम मिलता है लेकिन और किसी चीज पे इनपुट नहीं होगा, क्योंकि आपको कितना टैक्सेबल है, कितना नॉन टैक्सेबल है। एक तो इनसे आपने जो रॉ मटेरियल लिया है, इन्होंने आप दाना, तो यकीनन वो आपकी एग्जाम परचेज हो गई, तो वो एक पूरा बिल्ड बनता है कि ये 100, वो सारा आपका इनपुट हो गया। अब आपने आउटपुट 1 लाख रुपए चार्ज किया तो आपका आउटपुट 18,000 हो गया, इनपुट जो भी हो गया 18 की जगह 10-12 डिफरेंस आपने क्या किया, गवर्नमेंट को पे किया। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि इसमें फर्ज कर लेते हैं आपके पास इनपुट था 18,000 का, आउटपुट की जगह 10,000 रुपए। अगर आप वो 2 लाख रुपए मार्केट में बेचते तो आपका आउटपुट कितना होता, 36,000 रुपए, आपका इनपुट होता तो 10,000 सर रुपए, तो आपके आवाज नहीं 20,000 क्लियर रुपए। आ रही सर, बिल्कुल भी समझ और नहीं आ अगर रही सर आपने हमारी। 1 लाख रुपए एक्सपोर्ट कर दिए तो आपने एक इनवाइस काटी 0 रेटेड की, भाई आपके नेटवर्क का इशू है, आवाज बिल्कुल क्लियर है। दूसरी आपने 18% की काटी। ठीक है, तो 18,000, वहां आपका इनपुट था 10,000 रुपए, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी क्या हो गई, 8,000 रुपए। फर्ज करें आपने वो पूरा 2 लाख ही एक्सपोर्ट कर दिया और कोई काम नहीं है, जो आपका इनपुट है, तो यू आर एलिजिबल टू आस्क गवर्नमेंट वो आपको रिफंड दे दे, तो वो 10,000 रुपए, ये 11,000 जो इनपुट है उसका आपको रिफंड हो जाएगा। गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को रिफंड करनी, यही टैक्स होता है। रिफंड का हमारा एक अलग टॉपिक है लेकिन आपने सवाल किया तो मैं आपको समझा दूं, इस वक्त जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, यानी मैन्युफैक्चरर हो, सेक्टर टेक्सटाइल हो और एक्सपोर्ट करे, उसका रिफंड 1 महीने में आ जाता है सुकून के साथ। उसकी एक मतलब पूरी वर्किंग है। अभी मैं एक रिफंड ही अप्लाई कर रहा था, उसने रिटर्न आपने फाइल की, उसका रिफंड जनरेट किया, उसका एच भरा जाता है, वो भरा, वो सबमिट किया। अगर वो सारी इनवॉइसेस जो आपने क्लेम की हैं वो वैलिड है, उसमें कोई 2 नंबरी नहीं है, कोई फेक नहीं है, कोई फ्लाइट नहीं है, कोई 2 नंबर काम नहीं है, वो सारा सिस्टम ने उसको वेरीफाई और जस्टिफाई कर दिया, तो मे भी उसमें से उनके सिस्टम में कोई 1%, 2%, 5% ऐसा हो कि उसने क्लिक किया हो कि ये वेरीफाई नहीं हो रहा, तो उसको डेफर्ड करके बाकी रिफंड दे देते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर के अलावा जो 50 रेटेड गुड्स थे, जो सेक्टर था पूरा जिसमें आपका कुछ लेदर वगैरह भी चीजें थी, वो मैं आपको सेक्टर बता दूंगा, उसके अलावा जो भी प्रोसीजर के तहत रिफंड करता है उसको डेफर्ड कर देते, पूरा का पूरा डेफर्ड कर देते हैं। फिर डेफर्ड का मतलब ये होता है यहाँ जो कंसर्न आपका आरटीओ जोन है
वहां आपको फाइल प्रेजेंट करके उन साहब को होते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि चूंकि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, जो कंसर्न कमिश्नर है उसको अपना बजट पूरा करना मुश्किल है, वो कहता है मैं रिफंड दूंगा ही नहीं। और उसका टारगेट है 5 लाख रुपए का, उसको जमा हुए हैं 4 लाख रुपए। आप 100 रुपए का रिफंड लेने पहुंच गए तो वो 300 पे आ जाएगा, बोला नहीं करता रिफंड, क्योंकि आगे उसको जवाब देना है। तो वो जीरो रेटेड ये है। फिर जीरो रेटेड डिफाइन आगे इन्होंने किया हुआ है 5th शेड्यूल में। ठीक है, वो भी मैं कोशिश करूंगा जब मुझे ये एक्सेस देंगे तो पूरी, मैंने इसकी एक पीडीएफ फाइल भी बनाई हुई है और ये पीपीटी फाइल भी है। ये दोनों फाइलें जो लेक्चर के दौरान, और मेरे ख्याल है रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप उसमें देख लीजिएगा। तो ये जीरो रेटेड का कॉन्सेप्ट है। किसी का कोई सवाल यहाँ हाँ तक? सर, एक सवाल पूछना था। हेलो। तभी जीरो रिड्यूस अपना कोई भी स्कोर कर, जी कोई भी आइटम हो सकता है, या कुछ जो जब भी अप्लाई हो। 1 मिनट पहले भी जी आप कुछ कह रहे हैं? हेलो। जी सर, एक सवाल पूछना था सर। जी जी पूछें। सर ये रिड्यूस रेट का कैसे मैं हल करेंगे इसका? कोई 1% पर अगर इनवाइस परचेज हो रही है या 10% पर हो रही है, उसको कैसे हम मैनेज करेंगे? सर कोई इनवाइस रिड्यूस रेट में अगर हमारे पास आ रही है तो हम उसको सेल रिड्यूस रेट में ही दिखाएंगे या उसको जीरो एग्जाम में दिखाएंगे, खास तौर पे मेडिसिन में? जी सवाल दोबारा कीजिएगा प्लीज। हाँ, सवाल ये था सर मेरा कि अगर कोई परचेजिंग हम रिड्यूस रेट में करते हैं 1% पे या 10% पे, और खास तौर पे मेडिसिन आइटम है ये जो 1% पर आ रहे हैं, तो इसकी सेल हम 1% पे अगर हम दिखाते हैं तो ये चालान बनाता है, तो इसको हमें एडमिसिबल करना पड़ता है। तो ये क्या, ये तरीका सही है या गलत तरीका है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये बताइए ना, आप किस कैटेगरी में माल परचेज कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर होलसेलर है हैं, सर, क्या हैं आप? होलसेलर। जी जी, होलसेलर है। होलसेलर है ना, तो आपको तो 10% देना ही देना है ना। अगर आप रिड्यूस रेट पे 1% पे परचेज कर रहे हैं तो आपकी सप्लाई भी 1% पे ही होगी। तो वो चालान बनाता है पूरा का सर, हमें चालान फिर पे करना पड़ेगा? और तो एच एस कोड, आप आपको पता है अब तो एच एस कोड का ठीक है। सर आवाज नहीं आई जो आपने बोला, वो दोबारा रिपीट कीजिएगा। जी जी, मैं ये कह रहा था कि आपने जो रिड्यूस रेट पे परचेज किया है, उस रिड्यूस रेट पे ही आपको सेल करना है। और चूंकि आप होलसेलर हैं तो होलसेलर 8B में एक्सक्लूड नहीं है, इसकी वजह से आपको 10% पे करना है। अच्छा, ठीक ठीक है सर, थैंक यू। है जी। अच्छा जी, अगला हमारा है सेक्शन 7A, वैल्यू एडिशन। ठीक है जी। 12 शेड्यूल ये कहता है, डिफाइन करता है किसी भी चीज की वैल्यू एडिशन। जो इसमें मोस्ट केसेस हैं वो इम्पोर्टर के ही हैं, जिसपे आपको वैल्यू एडिशन 3% देनी होती है। ये सारा, इसका मकसद यही है। इसको एक दफा हम पढ़ भी लेते हैं। एक्स्ट्रा पे करता है। अगर गवर्नमेंट किसी सेक्टर में चाहे, जैसे आपको एक स्पेशल प्रोसीजर रूल्स फॉर एक्स्ट्रा टैक्स था, वो भी इसमें आता था। नहीं, मैन्युफैक्चरर तो नहीं देता ना वैल्यू एडिशन। था पहले, बिस्किट सेक्टर में था, उसको स्पेशल प्रोसीजर में इन्होंने रखा हुआ था। ठीक है, वहां पे फिर आप एक्स्ट्रा टैक्स देते थे। फिर अगर इंपोर्ट भी करते थे तो वहां भी एक्स्ट्रा टैक्स की, वो तो अब बहरहाल मेरा ख्याल है। हाँ, ये एडजस्ट होता है जी। वो उस वक्त 17 था और शायद 4 था या 5 था, अभी तो नहीं है, वो बिस्किट सेक्टर पे था। अब उन्होंने उसको उठा के, अब इन्होंने असल में जो, अभी हम आगे देख लेते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि 3rd शेड्यूल में मैक्सिमम आइटम्स ले आओ। 3rd शेड्यूल का मतलब ये है कि, अभी मैं इसको यही ब्रीफ भी कर देता हूँ, आगे भी देख लेंगे। 3rd शेड्यूल का मतलब ये होता है कि रिटेल स्टेज का टैक्स मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे ले लेना। इसको यूँ समझें, यही बार बार ग्लास की जगह रिमोट उठा लेते हैं। ये रिमोट 3rd शेड्यूल में आता है और इसकी रिटेल प्राइस मैन्युफैक्चरर फिक्स करता है 118 रुपए।
100 रुपये जीएसटी, 100 रुपये वैल्यू और 18 रुपये जीएसटी। अब आपका नाम है तहामीन साहब, इसके मैन्युफैक्चरर हैं। इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करी और मैन्युफैक्चरिंग करके इन्होंने कहा मेरी कॉस्ट है इसकी 50 रुपये, ये 60 रुपये। ठीक, ये 60 रुपये की सेल करेंगे इनको एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, होना तो ये चाहिए ये 60 रुपये पे 18% लगाए, लेकिन चूंकि इन्होंने इसकी रिटेल प्राइस इन्होंने फिक्स की है ना, मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपये, तो ये 60 रुपये 18% नहीं 18 रुपये जीएसटी लगाएंगे रिटेल प्राइस पे लगाएंगे। ठीक है, अब इनको मिला 60 रुपये का, इन्होंने बोला मैं आगे होलसेलर को दूंगा 70 रुपये का, तो 70 रुपये पे 18% लगाना चाहिए, कानून तो ये कहता है, लेकिन इन्होंने 70 रुपये पे 18 रुपये देने। हाँ, इन्होंने पे नहीं किया, वो एडजस्ट, यानी इन्होंने पे कर दिए माजत के साथ सेल्स टैक्स में, अब्बू ये बन गए। अब इनके जितने भी बच्चे हैं, यानी ये माल आगे जो जा रहा है उसने कोई टैक्स नहीं देना, गवर्नमेंट ने जो रिटेल का टैक्स था वो इनसे ले लिया। अब इन्होंने किसी होलसेलर को दिया 80 रुपये का, इन्होंने उससे 18 रुपये रिकवर कर लिए। यानी जब इन्होंने रिटर्न बनाई तो 60 रुपये उसकी वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी लिखी, 100 रुपये इन्होंने फिक्स टैक्स लिखा और उस पर 18% दे दिया। अब इनवाइस इनके पास आई, इन्होंने 60 रुपये इनकी वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी थी, इनपुट इनका फिक्स वैल्यू 100 रुपये थी, इनपुट 18 रुपये था। आगे इन्होंने इनवाइस इश्यू करी, इन्होंने वैल्यू लिखी 70 रुपये, वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी, फिक्स वैल्यू लिखी 100 रुपये, जीएसटी लिखा 18 रुपये। इनका इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स बराबर, देयर इज नो टैक्स लायबिलिटी, और 8B से भी एक्सक्लूड होगा, इन्होंने 10% भी नहीं देना। अब इन्होंने 70 रुपये का माल इनको दे दिया एज ए रिटेलर। ठीक है, इन्होंने 80 रुपये पे 18 रुपये चार्ज किए इनवाइस पे, इन्होंने भी कोई टैक्स, आगे इन्होंने एंड कंज्यूमर को 100 रुपये प्लस 18 रुपये बेच दिया। तो ये थर्ड शेड्यूल का पूरा प्रोसेस है। तो गवर्नमेंट आगे पूरी इसमें डिटेल है। गवर्नमेंट अब ये चाह रही है कि टोटल आइटम जो है ना मैक्सिमम थर्ड शेड्यूल पे ले जाएं, ताकि उनको मैन्युफैक्चरर के आगे होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर से पैसे ना लेने पड़े, वो एक ही का स्क्रू टाइट करें, उसी के ऊपर फोकस करें, उसी के ऊपर इन्होंने कैमरे लगा दिए, क्योंकि चोरी का चांस तो मैन्युफैक्चरर से ही है ना भाई। उसने 500 चीजें बनाई, 500 पीसीस की प्रोटेक्शन करी, 250 की उसने सेल दिखा दी, 250 खा गया। तो इसलिए मैंने कहा था कि इस दफा कंसिस्टेंसी पॉलिसी नजर आ रही है। 200 रुपये जीएसटी 18%, 218 फाइनल प्राइस है, जी तो जी हमें ये प्राइस मिल रही है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो जो मैन्युफैक्चरर है वो 200 रुपये हो सकता है 100 रुपये में आती है, वो 2-3 चेनों से मार वही तो मैंने इसलिए तो 60 रुपए से शुरू किया, 100 रुपए तक पहुंच गई कॉस्ट। तो ये आगे 12th शेड्यूल में वैल्यू एडिशन है, और आगे थर्ड शेड्यूल में रखा है, इसमें मैंने रखा हुआ है। मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा। 100% होता है। उसने कोई थर्ड शेड्यूल आइटम इंपोर्ट किया, वो उसकी रिटेल, जी, जब वो सेल्स टैक्स इनवाइस इशू करेगा तो उसके कॉलम होते हैं क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद रेट, उसके बाद एक कॉलम होगा वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी, अगला कॉलम होगा फिक्स्ड वैल्यू। वो फिक्स वैल्यू पे हमेशा 18% लगेगा। जो इनकम टैक्स बनाएगा वो अपनी सेल 60 रुपए लेके जाएगा, जो सेल्स टैक्स की उसकी रिटर्न जारी होगी उसमें कभी एरर आ जाता है तो उसमें वो आपकी वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही होगी। जब वो, हाँ, जब वो रिटर्न फीड करेगा तो रिटर्न फीड करेगा वो, अल्लाह आपका भला करे, 100 रुपए के हिसाब से, 100 + 18, जी। लेकिन वो रिटर्न है वो 100 पर है। सर वो 60 रुपए भी कर रहा है, 100 भी कर रहा है, 100 पे कॉस्ट उसकी 60। हाँ, ये नहीं 100 क्यों दिखाएगा, उसकी कॉस्ट तो मतलब उसकी सेल प्राइस तो 60 रुपए है ना, 100 क्यों दिखाएगा वो? फाइनेंशियल में तो उसके 60 रुपए जाएंगे ना।
ये जब हम सेल्स टैक्स की रिटर्न में आएंगे, जब हम इनवाइसिस में आएंगे, इनवाइसिस के साथ जब डिजिटल इनवाइस में आएंगे, तो फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो फिर फाइनल जो कंज्यूमर प्राइस है वो इंपोर्टर बताएगा कि ये है, बिल्कुल वही बताएगा, वही बताएगा। बता सकते हो। कुछ भी क्यों बता सकता है? वो FBR वाले मतलब क्या, मतलब चूड़ियां पहन के बैठे जब उसको उठाएंगे ना इंपोर्टर को, क्योंकि पहले अंडर इनवाइसिंग बहुत होती थी, अब उसको भी स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं। अभी मैं एक DC के पास बैठा हुआ था, तो वो किसी से बात कर रहा था। मैं बोला सर छोड़े, चाइना से डाटा मंगवा रहे हैं, EGM से, यानी चाइना ने जो एक्सपोर्ट किया होगा, यहाँ तो हमें डेटा दे ही नहीं रहे कस्टम वाले, आप वहां से मंगवा लें डाटा। तो सर डेटा शेयरिंग होगी ये क्या है स्पीड टू बिल्स, तो चल तो नहीं अभी तक प्रैक्टिकल इसका सुना। इसकी फिर किसी सहूलत में बात करेंगे इंशाल्लाह, जब आगे चलते जाएं। अभी अभी देखते जाएं आगे क्या है। अच्छा जी, ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की डिस्टिंक्शन जो है, द कोर्ट, अब इसमें एक कोर्ट का कुछ छोटा सा हमने एक चीज लिखी है। द कोर्ट हैव हेल्ड दैट the primary distinction between the direct and indirect tax rise in the incidence of the tax. In an indirect tax system, the seller act as withholding agent or intermediary for the state, shifting the economic burden of the final user. ये वही बात है कि डायरेक्ट टैक्स जो मैंने आपको पहले बताया, तो इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेल्स टैक्स। ये कोर्ट ने कहा है कि सेल्स टैक्स इज ट्रिगर्ड एट द पॉइंट ऑफ इंपोर्ट और व्हेन टैक्सेबल एक्टिविटी अकर्स, यानी जब आपने इंपोर्ट की, आपने सेल्स टैक्स वहां देना है, या कोई टैक्सेबल एक्टिविटी होगी जब आप परचेज करेंगे किसी रजिस्टर्ड पर्सन से, तो उस वक्त। द सुप्रीम कोर्ट हैज नोटेड दैट the supplier collect the tax on behalf of the government while the end consumer ultimately bears the cost. सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जनाब आप तमाम टैक्स पेयर से थाने वालों का काम ले रहा है, ये गवर्नमेंट का काम था सेल्स टैक्स कलेक्ट करना, आपको एजेंट बना दिया, आपको एजेंट बना दिया, इनको एजेंट बना दिया, यानी आप लोगों से सेल्स टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करा रहे हैं। अच्छा जी, अब ये एक्चुअली हमारे यहाँ है तो सेल्स टैक्स, लेकिन सेल्स टैक्स क्या होता है कि स्पेसिफिक होता है, और वैल्यू एडिशन वैट जो होता है वो जैसे मैंने आपको बताया पास ऑन होता रहता है। इन्होंने इसको मर्ज कर दिया, वैट और सेल्स टैक्स को मिला के इन्होंने इसका नाम सेल्स टैक्स दे दिया। यहाँ पे ये कह रहे हैं, ये कुछ साइटेशन है इसके बाद। ये हमारे पास बहुत सी तो आपने उस पे VAT लिखा होगा, तो वो वैल्यू वो तो वहां की होगी ना, यहाँ की तो नहीं होगी। वो है पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है वैट सिस्टम है, ऐसा ही है ना शेर मिर्जा, दुनिया में तो वैट ही चल रहा है ना, पाकिस्तान मैकेनिज्म वैट है। हाँ दोनों सेम है। असल में हम चाहते हैं कि दुनिया से जरा मुख्तलिफ रहें, इसलिए हमने वैट को सेल्स टैक्स कर दिया। ठीक है वो है ठीक। अच्छा जी, सेल्फ पॉलिसिंग, द वैट मेथोडोलॉजी रिलाइज ऑन द चेन ऑफ एडजस्टमेंट। द सेल्फ पॉलिसिंग नेचर ऑफ द टैक्स क्रिएट्स अ डॉक्यूमेंटेड ट्रेड इन विच each participant has a direct incentive to ensure that its own supplier is reduced in the, बस वही बात है जो मैं पहले करता हुआ हूँ, ये हमने एक स्लाइड इसमें लगा दी थी। ठीक है जी। Direct tax fall on consumption with its legal incidence on the supplier, but its economic burden shifted to consumer. ठीक है जी। Sales tax charge under sales tax section 3 at 18% on supply and import is one specific species of indirect tax operating through a VAT style input output mechanism under section 7. कल इंशाल्लाह हम सेक्शन 3 को भी देखेंगे और सेक्शन 7 को भी देखेंगे। सेक्शन 7 हमको ये बताता है कि कौन कौन सा इनपुट हमें मिलेगा और कौन कौन सा इनपुट हमें नहीं मिलेगा। at B caps are adjustable as ceiling entity. Zero rating under section 4 and value addition mechanism under section 7 है।
इंक्लूडिंग 12th शेड्यूल जो मैंने आपको बताया वैल्यू एडिशन का, एक्सटेंडेड टू वेट लॉजिक, टू एक्सपोर्ट्स एंड टू द इंपोर्ट स्टेज रेस्पेक्टिवली. Pakistani courts have consistently confirmed that GST and VAT describe the same self-policing multi-stage regime in this jurisdiction. ठीक है जी, वही है जो एक थोड़ी सी समरी बनाने की कोशिश. सारा सेक्शन सेल्स टैक्स एक्ट 1990 है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा, और सारे करंट अभी आ जाएगा थोड़ी दिनों में. अभी जो कुछ मैंने आपको अभी तक पढ़ा है, ये शेयर हो जाएंगे ना शहीद हमारी जी. ये दोनों आज के लेक्चर पीडीएफ में अलग है और ये पीपीटी फाइल अलग है, वो शेयर हो जाएगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट क्लास में आप उसके मुतालिक कोई सवालात करना चाहें तो मैं हाजिर हूँ. ठीक है जी, ये हमारा आज का सेशन कंक्लूड होता है. अब इसमें फर्दर कोई क्वेश्चन एंड आंसर है तो बताइए. सर ये सवाल रिपीट था ये। कि किस तरह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो मार्केट से ऐसे ही कुछ सामान खा नहीं सकती. अब वो 5% भी विदहेल्ड करते हैं तो वो तो मार्केट वाले को जेल से देगा. किस पे विथहेल्ड करता है 5%? मार्केट से आइटम परचेज करते हैं वो जो वॉइस को देते हैं. ये तो 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हुआ है, इससे पहले नहीं था. इससे पहले सब एंजॉय कर रहे थे. कंपनी पे वो था, वो अनरजिस्टर्ड से नहीं था, अभी इस दफा से आ गया. ये सब कैसे किया जाए? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मार्केट से तो मैंने ये सो रखा हूँ यार। 5% विदहेल्ड होगा. एंड्रेस की साउंड इसमें मैं मिसाल परचेजर हूँ, वो 5,000 भी मैंने ही जेब से देगा, मैं वो तो देगा नहीं. तो ये नुकसान है एक तरह से. या तो मैं इंपोर्टर से ले लेता हूँ, वो तो चले मसला नहीं है. देखिए, ये तो अब एक बिजनेस एथिक्स का हिस्सा है कि किससे लेना चाहिए किससे नहीं लेना चाहिए. अगर एक अनरजिस्टर्ड के पास माल है और रजिस्टर्ड के पास नहीं है तो आप तो मजबूर है, आप उससे भी क्या तरीक़ेकार. सर सवाल था एक सर वही ये सर वो रिड्यूस रेट वाला ही सवाल था. जब से ये एचएस कोड की लॉजिक को लेकर आए ना, अब सारा जी. आप कुछ कह रहे हैं जी? वीसी साहब ने हैंड रेज किया हुआ है. अच्छा, ये कौन है दूसरे जी? मतलानी साहब आप कुछ कह रहे हैं प्लीज? माइक ऑन. हाँ जनाब. हेलो हेलो हेलो. हाँ जनाब, आवाज आ रही है? नहीं आ रही जी. जी मतलानी साहब कुछ कह रहे हैं आप? यार ये थोड़ा. हेलो हेलो. हाँ जनाब, आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है. जी मतलब साहब आपकी आवाज आ रही है, बोल. हाँ जनाब, ये एक आइस फैक्ट्री है, उस पे इलेक्ट्रिक के बिल पे 21.5% जो है सेल टैक्स कट रहा है. तो उसको जो है डिपार्टमेंट 90% एलो कर रहा है और कह रहा है 10% और पिलाओ. क्या ये सही है? नहीं, जरा रिपीट कीजिएगा, मैं समझा नहीं आपका सवाल. आइस फैक्ट्री है, वो क्या कर रही है? जनाब एक आइस फैक्ट्री है, एक हम्म. आइस फैक्ट्री है, उस पे जो है बिजली के जी बिल जी. में 21.5% जो है सेल टैक्स कटा हुआ है. ठीक है जनाब. तो टैक्सेशन ऑफिसर कह रहा है कि उसको 90% में एलो करूंगा, 10% और पिलाने पड़ेंगे. क्या ये दुरुस्त है? हेलो जी जी. असल में हेलो आप दो चीजें मिक्स कर रहे हैं. एक चीज आप हेलो. हेलो, जब आप सप्लाई करें तो आपको सप्लाई पे 8 के इसलिए आपको 10% पेमेंट करनी पड़ रही है. हेलो. जी. हाँ जनाब.
शहीद यहाँ ये जरा आप जी जी सवाल करें प्लीज। सवाल करें यही है माइक कि स्टार्ट। एक आइस फैक्ट्री है, उस पे अब मुझे आप 21% बताओ, वहाँ मिक्स सेल हो टैक्स। गया अभी आप। मतलानी साहब अपना क्वेश्चन जरा रिपीट कर दें। बाकी सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना माइक ऑफ रखें। हाँ जिसका जनाब, क्वेश्चन क्वेश्चन यही है कि है क्वेश्चन क्वेश्चन यही है क्वेश्चन यही है कि एक आइस फैक्ट्री है, उस पे ठीक है 21% जो है सेल टैक्स कटा हुआ है, जी जी ठीक है। और अभी जो है वो इनकम टैक्स ऑफिसर कह रहा है मैं 90% इसका अलो करूंगा, 10% फर्दर पिलाने पड़ेंगे आपको, क्या ये दुरुस्त है? देखिए आपको इनपुट जो मिल रहा है वो अपनी जगह मिल रहा है, लेकिन जब आप कोई भी चीज सेल कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं कि सेक्शन 8 बी के तहत आपको 90% का इनपुट मिलेगा। अब यह तो यह हो कि आपका इनपुट कम हो, ठीक है, और आपका आउटपुट ज्यादा हो तो आपको डिफरेंस पे करना पड़ेगा, जैसे मैंने पीछे समझाया था आपको। लेकिन अगर आपका इनपुट बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको 90% का इनपुट मिलेगा और आपको 10% जमा कराना पड़ेगा। जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। जनाब पहले ही एक्सेस कटा हुआ है ना इसमें, तो 18 के हाँ बजाय साढ़े एक्सेस इक्कीस कट परसेंट कटा हुआ है। अब 21.5% क्यों कटा हुआ इनका? तो इसका मतलब है इनके नाम पे क्या है बदला? आप बिल भेजें और रिटर्न भेजें तो फिर बता सकते हैं आपको, ऐसे नहीं बता सकते हैं मटलानी साहब, देखना ठीक है, ओके, पड़ेगा मैं आपके एनटीएन केस। में भेजता हूँ उसका, ठीक है ना? हाँ भेजिएगा भेजिएगा, ओके ठीक है, ओके और ओके। अप्लाई होगा सर ये होगा सवाल था अप्लाई। एक दोबारा सर। जी सर वो रिड्यूस के हवाले से था। ये जो आपने कहा 10%, लेकिन ये जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा जो है ना चालान बनाता है 1% का। अगर हम कोई डिस्ट्रीब्यूटर हैं, परचेजिंग करते हैं किसी कंपनी से 1% रिड्यूस रेट में, और रिड्यूस रेट में हम सेल करते हैं, तो 1% का पूरा चालान निकालता है। मेरा ख्याल है फार्मास्यूटिकल पहले जो था वो फाइनल में था, और फाइनल के हिसाब से जो आपका 1% इनपुट टैक्स कटा, तो आगे जो आप फर्दर सप्लाई कर रहे हैं वो तो एग्जेम्प्ट हो गई, तो आप 1% क्यों चार्ज कर रहे हैं? ये मैं आपको अब चेक यहाँ, करके बता दूंगा। मेरी हाँ नॉलेज ये है क्योंकि यहाँ पे कि फार्मास्यूटिकल में फिर फार्मास्यूटिकल पे हमें तो तो कुछ आइटम पे सर वन जी परसेंट है, कुछ पे मकसद 18% है, कुछ एग्जाम्प्ट है, तीनों कैटेगरी हैं इसमें। अच्छा, इसको इसको मैं आपको देख के बता देता हूँ, अभी मेरे पास ठीक इसकी अपडेट नहीं है, ठीक है, मैं ठीक है, इंशाल्लाह कल आपको थैंक बता। यू थैंक ठीक यू है थैंक यू ठीक। थैंक यू थैंक यू सर। जी और किसी का सवाल? हैंड रेज करें प्लीज। जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, 8 भी तो उस पर भी लगेगा, एक्सक्लूड नहीं है ना वो। हाँ नहीं नहीं, मैंने, अब हो सकता है मैंने गलत बताया हो। एट भी जो है उसमें थर्ड शेड्यूल इम्पोर्टर। अब वो किसी से सप्लाईज या सर्विसेज लेगा, वो रिड्यूस रेट वो रिड्यूस रेट की सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करेगा सेशन। जैसे अगर मैं एसआर की बात करता हूँ, मैं इंश्योरेंस सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, वो है ना जुलाई से उनका सेशन इंप्लीमेंट हो एसआर की पहले वो उधर बॉडी एजेंट स्टैंडिंग फाइल करते थे। अब मुझे इमारत चाहिए 10% सेशन चार्ज कर सर्विस। अब मैं 20% एसआर की का जैसे लॉ के साथ ये कहता है कि आपने 20% डिजाइन कर दें उसको प्रोडक्ट पे देना था, उसके बाद सेटिंग होती है। अब क्या रिड्यूस रेट की क्या 100% को वेंडर को पेमेंट करनी चाहिए या 20% डिजाइन पे जमा करना चाहिए गवर्नमेंट को, या 100% लोन में जमा करना? आपका सेक्टर कौन सा है? इंश्योरेंस। आपने परचेज किया, आगे सर्विस दी, सर्विस वेंडर सप्लाई सर्विस कौन सी कौन की कौन सी सर्विस ली? नहीं नहीं, किस चीज की सर्विस ली? स्टैंडर्ड रेट तो 15% है सर। ठीक है एसआर तो 15% वो 10% का एडवाइस देता है। ठीक है ठीक है।
क्या आप विथहोल्डिंग एजेंट हैं? जी विथ तो अब उसको देखना पड़ेगा, जो आइटम वो आपको सप्लाई कर रहा है उस सेक्टर पे गवर्नमेंट ने 20% विथहेल्ड रखा है या 100% विथहेल्ड रखा है। नहीं, वो जो सर्विस दे रहा है, क्योंकि आप तो एसआरबी हैं और आप तो सर्विस का इनपुट लेंगे ना, तो उसको देखना पड़ेगा। उसमें जो विथहोल्डिंग का इन्होंने लॉ बनाया है उसमें उस स्पेसिफिक, जैसे एडवर्टाइजमेंट है उसमें 100% विथहोल्डिंग है, ठीक है। अब ये देखना पड़ेगा क्या उसमें 100% है या 20% है, ये देखना पड़ेगा। आप फिलहाल 20% करें, कोई मसला नहीं है, 80% वो पे करेगा। हाँ हाँ हाँ, आप मतलब 20% आप जमा करा के उसको एक सर्टिफिकेट दे दे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। हम्म। वो कह रहे हैं जिससे आप फाइल करें, तो हम फर्स्ट जैसे लोग डिपेंड हो रहा है, पहले हम लोग नहीं करते 1 जुलाई से इंश्योरेंस हैं। सेल्स टैक्स कह रहे हैं या एसआरबी कह रहे हैं आप? अच्छा, ठीक है। सबसे पहले तो एक एक चीज को लेके चले, जो आपका आउटपुट है, जो आपने सर्विस प्रोवाइड की है, जो आपने इनपुट लिया है, क्या वो उस सर्विसेज से पर्टेन करता है? उस सर्विसेज से इनपुट लिया हुआ है? नहीं मिलेगा। देखिए, जो आप इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं ना, अब इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर आप कोई सर्विसेज ले रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं उसका इनपुट लेने के। ये एक बिल्कुल कॉस्ट का पार्ट है। मिसाल के तो इसकी मिसाल यूं ले, एक मैन्युफैक्चरर है, वो रॉ मटेरियल परचेज करता है, उसको इनपुट मिलेगा। वो मशीनरी परचेज करता है, इनपुट लेगा। उसने एक गाड़ी ली अपनी जाति इस्तेमाल के लिए, ठीक है, उसने एक कंपनी में बुक कराई, उसने उसको जीएसटी चार्ज किया, क्या उसको इनपुट मिलेगा? नहीं मिलेगा। गलती से अगर उसके कंसल्टेंट ने उसका इनपुट ले लिया तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद एफबीआई नोटिस देके उससे रिकवरी करेगा। ले जाओ, चाहे बैलेंस शीट में ले जाऊं, चाहे उसकी वेल्थ में ले जाऊं। लेकिन चूंकि ये इनडायरेक्ट मेरा डायरेक्ट मेरे उस बिजनेस से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, गाड़ी तो मैंने जाती इस्तेमाल के लिए। हाँ, अगर कोई कमर्शियल गाड़ी लेता हूँ और ये प्रूव कर सकता हूँ कि ये मैंने इस कारोबार में इस्तेमाल की है, तो उसका इनपुट मेरे लिए एलिजिबल होगा। यही सेम कॉन्सेप्ट फॉर्मूला सर्विसेज के लिए भी है कि अदर देन, ऐसे तो मतलब अभी इन्होंने बीच में सवाल किया था कि मैं बिजनेस कर रहा हूं पेपर का, मैंने लोहे की इनवाइसें ली, इनपुट आउटपुट एडजस्ट किया और गवर्नमेंट को 10%। हालांकि जब वो क्वालिटेटिव, जब मैं एचएस कोड वाइज इन्वेंट्री बनाऊंगा तो पेपर तो मेरे पास इन होगा नहीं, और लोहा मेरे पास मतलब उसकी इन्वेंट्री खड़ी हुई होगी। तो ये एचएस कोड के सिस्टम इसीलिए है, कॉन्सेप्ट को जहन में रखें कि जो स्पेसिफिक आप चाहे गुड्स का कारोबार कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जितना भी इनपुट है वो आपके लिए एलिजिबल है, अदरवाइज डिसअलाउ। एक तो 8B में आ गया। 8B में जो आप 10%, वो आपको आपका 90% एडमिजिबल कर रहा है, 10% इनएडमिजिबल कर रहा है। लेकिन इसको आप कह सकते हैं ये 10% खुशी वाला इनएडमिजिबल है जो एडजस्ट हो जाता है। इनएडमिसिबल से मुराद ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने गाड़ी खरीदी, तो ये मेरा इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल है, ये हम सेक्शन 7 में पढ़ेंगे। सेक्शन 7 सेक्शन 8 में पूरी थ्योरी इसी की है, जो आगे चलेगा तो फिर वो रजिस्टर नहीं होता, हम डायरेक्ट 15% उसमें सेट हम लगा के जमा करा, ठीक है। अगर हम जमा नहीं कराएंगे तो फिर हम लोग बोलेगा आपने अनरजिस्टर्ड सर्विस की, आपने उसको 15% देंगे। ठीक है। ये तो सर्विस से नहीं है। हाँ, अब हम आ जाते हैं एक्टिआर। ठीक है। अगर एक्टिआर में सप्लाईज ले लें ठीक है। और स्टेट रजिस्टर्ड भी, ठीक है। गवर्नमेंट फेडरल है, वो कहते 5% की पेनल्टी लगा के करना। ठीक है। ये तो सप्लाईज में, ठीक है। लेकिन जब सर्विस साइड क्या है, वहाँ 5% की पेनल्टी, वहाँ 15%, 15% वो वहाँ उनका लॉ ये है। सर्विस के बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है, 16 है। जी बिल्कुल ऐसे ही। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी।
सपोर्ट कर रहा हूँ, लेट सपोर्ट टू बी इम्पोर्ट की वैल्यू 1 लाख। अब वो जो सामान है, 1 लाख का सामान मैं 10 लाख में सेल कर रहा हूँ। अब चूंकि इम्पोर्ट मैंने किया था 1 लाख का, उस पर जो मैंने टैक्स पे किया 18,000 और 3% एडिशनल 21,000। मैंने जो बेचा वो 10 लाख का बेचा और उस पर टैक्स लायबिलिटी जो आउटपुट है वो 1,80,000। अब जो ये बीच का जितना टैक्स है ये मैं डायरेक्ट चालान जनरेट करके, क्योंकि एड भी तो अप्लाई नहीं होगा, तो ये बीच का जितना टैक्स है ये मैं चालान जनरेट करके कैश पे करूँगा। बिल्कुल ऐसे ही, यही तरीका होता है। यही तरीक़ाकार है, बिल्कुल सिंपल। और ये बीच के अमाउंट का डिफरेंस है तो बहुत ज्यादा है, तो इस पे क्या एफबीआई पकड़ते हैं कि यार 1 लाख उस वक्त पकड़ेगा जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न बनाएंगे। अच्छा। हाँ, आप बताएंगे मैंने परचेज 1 लाख की मैंने सेल 9 लाख की 10 लाख की तो आपका 9 लाख रुपए प्रॉफिट, जो आपका वहां 148 में टैक्स विथहेल्ड हुआ होगा 5.5% या 3.5% या 2%, वो एडजस्ट करने के बाद, क्योंकि अब जो आपने इंपोर्ट स्टेज पे टैक्स दिया वो हो गया मिनिमम, यानी गवर्नमेंट कह रही है ये तो अब जब आप कंपटीशन करेंगे तो आप प्रॉफिट निकालेंगे यकीनन, जब आपका तो ऐसे शुरू करते हैं, कैसे करते हो तो आपसे सीखे। हम तो वही फंसते हैं कि यार वो इतना बनता है, मुझे पता नहीं कहाँ वहां से क्या क्या खर्चा डालते हैं। जी एक मिनट, ये जरा कामिल साहब से एक सवाल ले लो। जी कामिल साहब, अस्सलाम एडवोकेट वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कामरान कामरान। जी जी कामना। अ, सर मेरा सवाल है, फॉर इंस्टेंस मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और ठीक है, मैं या तो पर्ची से शरबत वगैरह लेता हूँ या फिर कोई सोप वगैरह परचेज करता हूँ और ये क्या लेता हूँ, कंटिन्यूस। सॉरी? मैं कह रहा हूँ कि मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, फॉर इंस्टेंस मैं एक कंपनी का जहाँ से सोप परचेज करता हूँ। हेलो सर। ठीक है, हाँ मैं बोल रहा था कि मैं जी जी, डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मैं आवाज आ रही है आपके। किसी कंपनी से सोप परचेज करता हूँ और वो कंटिन्यूस नहीं परचेज करता वो हर मंथ। तो फिर हम क्या हर मंथ जो है रिटर्न्स जमा करवाएंगे या सिर्फ उसी स्पेसिफिक मंथ में जमा करवाएंगे? देखिए इसमें सेल्स टैक्स रिटर्न के लिए सेक्शन 26 है और वो ये कहता है कि एवरी रजिस्टर्ड जी पर्सन हर महीने की 15 तारीख से 10 तारीख तक अपना एनेक्जर सी सबमिट करेगा विच इज सेल। 15 तारीख तक अगर कोई टैक्स पेमेंट होगी तो वो करेगा और 18 तारीख तक अपनी सेल्स टैक्स की रिटर्न जमा कराएगा। अगर किसी टैक्स पेयर की उस महीने में कोई एक्टिविटी नहीं है तो वो लायबल है कि 15 तारीख से पहले अपनी रिटर्न जमा कराएगा, वरना 1,000 रुपये पर डे की पेनल्टी अब इन्होंने लगा दी है, जो गालिबन अभी रिवाइज की है। तो 20-25 हज़ार रुपए पे नॉन सबमिशन ऑफ सेल्स टैक्स की रिटर्न है, इससे पहले ये 10,000 रुपए थी। तो आपको लाजमी है, अगर आपने कोई एक्टिविटी नहीं की तो अगर कोई इनपुट है तो इनपुट को क्लेम करें ना करें, क्योंकि इनपुट क्लेम सेक्शन 6-7 के तहत आप 6 मंथ के अंदर कर सकते हैं। तो आपको लाजमी तौर पे रिटर्न जमा करानी है, वरना आपके ऊपर बहुत भारी पेनल्टी पड़ेगी। और आजकल अगर किसी ने 2 महीने की रिटर्न नहीं जमा कराई तो उसका सेल्स टैक्स में स्टेटस सस्पेंड हो जाता है, जो आगे जाके अच्छा आपको अच्छा। तफसीली बताएंगे। ठीक है, ओके 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 ओके। जी आप कुछ कह रहे थे। इसके अनरजिस्टर्ड वो तो उस पे 18% चार्ज करेगा और फर्दर कैसे 5% चार्ज 4%। 22% चार्ज। अच्छा, अगर सामने वाला को माल बेच रहा हो लेकिन वो ब्लैक लिस्ट है, तो क्या माल उसको दे सकते हैं? दे सकता है 4% चार्ज, 4% चार्ज कर ले। एडवाइजेबल तो ये है कि उसको सेल ना दिखाए, ब्लैक लिस्ट की सेल रोक दे, क्योंकि जिसको सेल दिखा रहे हैं उसको कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर कॉर्पोरेट ब्रांड है बड़ी बड़ी सेल उसको लेकिन स्कीम क्लियर रहेगा और ब्लैक लिस्ट है तो उसका नहीं, उसका तो है, लेकिन आपसे वो सिस्टम और एफबीआर 4% मांगेगा। हो सकता है आज ब्लैक लिस्ट हो, 5 दिन बाद उसका ब्लैक लिस्ट रिस्टोर हो जाए, फिर क्या होगा? 4% आपको देना पड़ जाएगा। हाँ, अगर वो दे दे तो जी। हाँ, ये भी 5 टाइम, ये भी एक मसला है। तो आपको जिस वक्त सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन होती है, आपको उस वक्त जो है अपना बैलेंस शीट फिल करनी होती है और मल्टीप्लाई बाय 5 तक वो अलाउ करता है।
क्या आपको ये आगे चलेंगे तो फिर आपको बताएंगे जी। हाँ हो जाती है। आपको अच्छी तरह पता है कैसे अपडेट होती है। अस्सलाम वालेकुम। 6 मंथ तक है, कर सकते हैं आप। किसी इनवाइस को भी विद इन 6 मंथ आप क्लेम कर सकते हैं, और क्रेडिट डेबिट नोट की एडजस्टमेंट भी आप 6 मंथ तक कर सकते हैं जी। जीडी भी आप 6 मंथ तक उठा सकते हैं। हाँ अस्सलाम वालेकुम। गया है। वो जाहिर सी बात है, आपने एक माल इंपोर्ट किया हुआ है, उसका इनपुट नहीं लिया, आगे फिर आप क्या करेंगे। डेबिट अब जब वो जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। एक कमिश्नर साहब आए थे, वो अब रिटायर्ड हो गए। एक जोन और आरटीओ में आए थे। उन्होंने रिकॉर्ड मंगवाया है कि पिछले 2 सालों में जिनकी नील की रिटर्न है उन सबको सस्पेंड कर दो। ये मतलब वेरी करता है ऑफिसर टू ऑफिसर। नाम मैं उनका नहीं लेना चाहता, अच्छे आदमी है। हाँ फिर वो डिपार्टमेंट जाना पड़ता है आपको, और डिपार्टमेंट फिर पहिए लगा के जाने पड़ते हैं। गवर्नमेंट की लोकल से लेके किसी गवर्नमेंट को कंपेयर करें, ये लोग सेल्स टैक्स प्रिपेयर करते हैं मंच से। ये अपनी है उम्र में या ये ओल्ड स्टाइल पे चल रहा है? क्या चीज दोबारा कहिएगा। सेल्स टैक्स मंच से प्रिपेयर होता है सप्लायर्स पे, गवर्नमेंट की सप्लायर्स पे, तो वो रूल है अभी भी। और ये जो रिडक्शन करते हैं इसकी हम एडजस्टमेंट अपने पास कैसे ले सकते हैं? जब वो अब टैक्स जमा करा देंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो प्रॉपर सीपीआर देते हैं, स्टम्प है उसमें आप फीड कर सकते अगर वो फील करता हूँ मेरी सेफ्टी क्या है कि वो हैं। आपका सर्टिफिकेट लाजमी, आपका सेव कार्ड क्या है। ये एडजस्ट नहीं हो सकता। वो आगे फटीक से बचना चाहता है ना, इसलिए वो ये बात कर रहे हैं। मतलब आगे नोटिस आएगा, कौन जवाब देगा। इशू होते हैं। जी जी होते हैं। अच्छा, कल हम क्या करेंगे, जो हमारा मॉड्यूल 1 का रिमेनिंग पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अभी मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा टाइम है कि थोड़ा सा आयरिस पे आपको वर्किंग करके बता दूँ। 1 मिनट, 1 मिनट आप आ जाइए। इसमें मैंने आयरिस खोलना है, इसको यहाँ से मिनिमाइज करना। कहाँ से ये इसको शेयर, प्लांट कहाँ से आ गई। आई आ रहा है यार, ये खोल दे FER। ये शेयर कर दो, इसमें zoom में हो जाएगी। इसको क्लोज कर दो यहाँ से, मिनिमाइज कर दो। 1 मिनट।
ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा हम एफबीआर को देख लेते हैं कि थोड़ा सा एफबीआर का पोर्टल देख लेते हैं, ताकि जो हमारी अब सेल्स टैक्स की जिंदगी गुजरेगी इसी पोर्टल से गुजरेगी। ये fbr.gov.p के आप जहाँ चाहें इसको देख सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ इसमें अपडेट है, प्रेस रिलीज है, ये सब कुछ है। असल जो हमने चीज़ देखनी है आगे, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, ठीक है जी, सेल्स टैक्स बेसिक्स, ये भी कुछ बताते हैं कि क्या क्या है। अब आपने अगर इसमें ऑर्डिनेंस चेक करना है तो जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे है एक्ट और ऑर्डिनेंस, ठीक है जी। सेल्स टैक्स एक्ट 1990, ये आ गया जी हमारे पास। अलावा कबल करे दूसरे नंबर पे सेल्स टैक्स एक्ट 99। थोड़ा सा इंटरनेट का मसला है इसलिए गाड़ी स्लो चल रही है हमारी, ठीक है जी। ये आ गया सेल्स टैक्स एक्ट 1990 अमेंडेड अप टू 30 जून 2025। इसका मतलब है जो फाइनेंस एक्ट 2026 आया है उसके तहत इन्होंने इसको अभी अपडेट नहीं किया, ठीक है। ये एक इंफॉर्मेशन, आप अगर सेल्स टैक्स एक्ट, ये मैं इसको सिस्टम पे डाल भी दूंगा, आप यहाँ देख भी सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम मेन पेज पे वापस आ जाते हैं। जो हमारे पास पोर्टल है जिससे सारे काम होते हैं वो हमारा कहलाता है IRIS। सारे काम उससे होते हैं। पहले तो सेल्स के और सेल्स टैक्स के लिए इन्होंने आईआरएस रखा हुआ था, ठीक है, ठीक। अब आईआरएस डायरेक्ट भी खुल जाता है IRIS.gov.pk से, लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक आइकॉन दिया हुआ है, तो हम कोशिश करते हैं यहीं से उसको कनेक्ट कर लें। अच्छा जी, ऑनलाइन सर्विस, ठीक है जी, IRIS। इसमें FBR मालूमात का एक ऑप्शन होता है जिसके जरिए आप यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करके इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। विथहोल्डिंग की डिटेल इनकम टैक्स की यहाँ से आती है। सबसे बढ़कर के आप ये चेक कर सकते हैं कि मेरा आपके पास एंटीना आया तो मेरा स्टेटस क्या है, मैं सेल्स टैक्स में एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में हूँ नहीं हूँ, मेरा नाम इनकम टैक्स की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है या नहीं है, मैं रजिस्टर्ड FBR के प्रोफाइल के हिसाब से मैन्युफैक्चरर हूँ, रिटेलर हूँ, होलसेलर हूँ, क्योंकि हर एक के सर्कमस्टांसिस चेंजेस हैं। खासकर इनकम टैक्स का जो 236G और H है उसके सिनारियो में आपको जरूर इसमें देखना होता है कि क्या है, क्योंकि 236G अलग लगता है, H अलग लगता है। फिलहाल हमारा टॉपिक नहीं है, अभी हम आयरिस को देख लेते हैं। यहाँ से आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन निकाल सकते हैं, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स निकाल सकते हैं, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट सेल्स टैक्स निकाल सकते हैं। क्योंकि जब सेल्स टैक्स कंसल्टेंट या सेल्स टैक्स के स्टूडेंट या सेल्स टैक्स के एम्प्लॉय के हिस्से से आपको काम करेंगे तो आपका आईआरएस के साथ यूज टू होना जरूरी है। जैसे अभी मैं बैठा हुआ काम कर रहा हूँ, मेरी थोड़ी सी कमजोरी है कि मैं जूम अच्छी तरह नहीं चला पा रहा, एक आध दिन में इनकी हेल्प पे हो जाएगा। इसी तरह जब आप स्टार्ट करेंगे तो आईरिस भी आप एक दिन अच्छी तरह चला लेंगे। थोड़ा सा नेट का मसला चल रहा है यहाँ पे, तो वरना ये खुल जाए तो मैं आपको मजीद इस पे ब्रीफ करूँ। डेबिट होता है या सेल्स टैक्स पे डेबिट होता है या इम्पोर्ट पे जो टैक्सेस पे करते हैं वो भी सारे हम यहाँ से एक्सेक्ट कंट्रोल करते हैं। एग्जैक्टली, जब रिटर्न भरते हैं इंपोर्ट का टैक्स भी उठकर आ जाता है, इंपोर्ट की जीटी भी उठ जाती है, एक्सपोर्ट की जीटी भी आ जाती है जी। मैंने एक इंडस्ट्री को कुछ सप्लाई किया, मैं अपने आप मिनिस्टर में तो सर वो जो चीज की काटेंगे वो 80% काट कर देंगे और एडिशनल 4% आपने किसी फैक्ट्री को सप्लाई दी है अन, जी ठीक, वो आपका 5% काटेंगे। 1.05 से वो डिवाइड करेंगे या आपने 1 लाख रुपए का माल दिया, 5% टैक्स कटेगा आपका। पहले पहले ये कंपनीज के लिए था, अब ये इंडिविजुअल और एओपी के लिए भी आ गया, क्योंकि हम जुलाई में बैठे हुए हैं, तो हमारे पास जो कानून है वो जुलाई के, अगर शनाख्ती कार्ड भी तो देंगे ये।
इंफॉर्मेशन भी तो देंगे, मैंने इस इसका 5% काटा ये सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। नहीं है ना, तो एफबीआर इनको खुद कर देगा ना फिर। हाँ, मकसद ये है, पुलिस वाले का काम है चोर को पकड़ के लाओ, एफबीआर का काम है सेल्स टैक्स में इनको रजिस्टर्ड करे। तो आपने मैन्युफैक्चरर की ऐसे ऐसे मालिया आपकी जिम्मेदारी लगा दी, इनकी इंफॉर्मेशन ले और एफबीआर को दे। 18+4 अगर आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है। योर कनेक्शन इज अनस्टेबल। कैलकुलेशन होती है, शीट पर कर रहे होते हैं ना, 18% लगा था, तो सर मैं दो तरह से कैलकुलेशन समझना चाह रहा था। समझ जाएंगे सर वो डिवाइड बाय मतलब 1.18 करेंगे, मतलब आप ये चाह रहे हैं, आपने 1 लाख का माल दिया, उसमें 18% शामिल है। अब आप ये कह रहे हैं कि उस 1 लाख में 18,000 भी शामिल है, 18% भी शामिल है। ये पूछ रहे थे 18% कैलकुलेट कैसे किया है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। किस मतलब किस वैल्यू पे? 1 लाख पे आप नहीं, आप इसमें 18% शामिल है, तो 1 लाख पे 18% 18,000। हाँ, 18,000 रुपये काटी, 5% काटिए भाई। आपने उनको देखिए, इंडस्ट्री को कोई देखिए, इंडस्ट्री को आपने एज ए अनरजिस्टर्ड सप्लाई दी है, इंडस्ट्री को कुछ नहीं मिलने जा रहा, कोई इनपुट नहीं मिलने जा रहा, क्योंकि आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो वो तो 5% ही काटेगा सिंपल। अच्छा, तो 5 जो काटेगी वो कहाँ है? एफबीआर को जमा कराएगी। किस नाम से लेगी? कुछ नहीं, नहीं 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 नहीं, आपका एनेक्जर ए में इनपुट आएगा, एनेक्जर सी में आउटपुट आएगा, डिफरेंस आएगा। एनेक्जर ए में अनरजिस्टर्ड की परचेज दिखाएंगे, 5% दिखाएंगे। ये सेल्स टैक्स में किसका हो जा रहा है? क्या 5% के पास इनपुट? आज शादी हुई है ना इनकी, पुराने का क्या करेंगे? अब पुराने जो बच्चे हो गए इनके थोड़ी है भाई वो। जी सर, इनकम टैक्स इंक्लूसिव जीएसटी। जी जी बिल्कुल, नेट बिल्कुल बंद हो गया। चले मेरा ख्याल है कंक्लूड करते हैं, कल इसको देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू जी। नहीं, कोई भी नहीं है, पार्टिसिपेंट कोई नहीं। मेरा ख्याल है नेट का कनेक्शन है तो उनका भी होगा। चले ठीक है, कंक्लूड कर दें इंशाल्लाह ताला। कल 2 से 4 क्लास है, ठीक है, कल 2 से 4 है और वो अनाउंस कर देंगे। अभी तक मेरे पास ये अपडेट है, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो कल मुलाकात करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज।